कि जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, जो भी संस्थाएं हैं उनका जो राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं के घर पे ईडी क्यों आती है? क्या जब वो लोग जो नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे होते हैं, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो दूध के नाए हो जाते हैं? क्या वो गंगा में डुबकी लगा लेते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो द्वेषपूर्ण और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की जनता जो है वो पूरी तरह से समझ चुकी है और पूरी तरह से जागरूक है इस मामले में, और उनको पता है कि इस प्रकार के हथकंडे सरकार जो है वो अपनाएगी। लेकिन जनता ने एक मन बना लिया है और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त हांसी में मौजूद हैं और हमारे साथ आप जो चेहरा देख रहे हैं, योगी नाई के नाम से मशहूर हैं हांसी हलके में, और टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई नमस्कार, और प्रथम गुंज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। योगी जी, जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो तेज़ हैं, टिकट के दावेदार फन उठाए घूम रहे हैं एरिया में। आपने अब तक क्या शुरू किया है, कोई अभियान वगैरह? हाँ, चल ही रहे हैं अभियान। तो आज हमने कोई टिकट के लिए नहीं है, हम तो 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 25 साल से ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं कि भी अभी चुनावी टाइम आ गया तो अभी वो करें। हम तो एक्टिव मोड में रहते ही हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। योगी जी, हांसी से अगर बात करें ना तो काफ़ी सारे दावेदार हैं, उनमें पूर्व मंत्री भी हैं, काफ़ी अच्छे बड़े नाम हैं। तो आप अपने आप को कैसे उनसे अलग खड़ा पाते हैं? पार्टी क्यों टिकट दे आपको, क्या खासियत है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, वो सही है कि हर किसी का अधिकार है, जो पार्टी में है उन सब का अधिकार है, टिकट मांगनी भी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की लहर है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की इस लहर में हर आदमी ये चाहता है कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, और ये अच्छी बात है। ये पार्टी के प्रति जो एक हमने अभी नारा दिया है, वो नारा है बदलाव की बयार है, राशि भी तैयार है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त में रही बात आपने पर्सनल निजी तौर पर मेरी पूछी है, तो एक तो मैं निष्ठावान हूँ, वफादार हूँ जी, और पार्टी का डेडिकेटेड समर्पित सिपाही हूँ। इसके अलावा देखिए, आज तक पूरे प्रदेश में 1148 विधायक बने हैं जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है, और उन 1148 विधायकों में केवल 30 विधायक जो है वो BCA, जिसको हम अति पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उनके बने हैं। और उन 30 विधायकों में से भी सैन समाज का आज तक कोई भी विधायक नहीं बना है। तो जब पार्टी अगर मेरे ऊपर दाव लगाती है तो मैं समझता हूँ कि BCA की जो लगभग 32% आबादी है, वो 32% आबादी पूरी नहीं तो कुछ परसेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट डालने के लिए काम करेगी। और उस 32% आबादी में जो 2.5 से 3% जो सैन समाज की आबादी है, अभी मैंने पीछे 2 जुलाई को एक सैन सम्मेलन किया था, और सैन सम्मेलन करने का मतलब उसका कार्यक्रम का नाम सम्मेलन नहीं, उस कार्यक्रम का नाम था मंथन। और मंथन में यही मंथन किया गया कि किस प्रकार से हमारे समाज की भागीदारी हो राजनीतिक रूप से, किस प्रकार से सामाजिक उत्थान हो। जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है जिसे सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब हमारा समाज भी इस बात के प्रति, देखो हमारा समाज वैसे तो बहुत जागरूक है और बहुत प्रचारक है। अगर मैं कहूँ तो जो आप सोशल मीडिया पे या जो भी आप चैनल के माध्यम से जो प्रचार करते हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा प्रचार जो है वो मेरा समाज करने का काम करता है। और मेरे समाज की खासियत दूसरी ये है कि मेरे समाज का जो भी व्यक्ति होता है उसकी हर वर्गों में चूल्हे तक दौड़ होती है। हमारा जो संबंध है वो बंधुत्व का, प्रेम का और मिलनसारिता जो है, खासकर सैन समाज का वो, और जो नाई जो शब्द है ना, वो न्याय से ही बिगड़ा हुआ शब्द है, यानी कि न्याय करने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी मेरे ऊपर दाव खेलती है तो वो 2.5-3% वोट पूरे हरियाणा में, और आज आप देख रहे हैं कि कम से कम है ना 25 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें 1000 से लेके और 3-4 हज़ार तक का फासला रहता है हार जीत का।
तो मैं समझता हूँ। और अगर सैन समाज की हम बात करें तो 3,000 से लेके और 10,000 किसी किसी हल्के में ज़्यादा भी हैं के लगभग वोट हैं। किसी में 3 हैं, किसी में 3.5 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 6.5 हैं। तो वो 25 सीटें जो है, जो भी पार्टी, देखो ये सोचने की बात है कि जिस समाज को अग्रणी करती है तो वो समाज भी उसके साथ लगने का काम करता है, ये हमने देखा है। और उसका नतीजा ये होगा कि 25 सीट तो सीधी सैन समाज के मार्फत आगे होगी। और फिर हम अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, जैसा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, मैं आदर्श मानता हूँ आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भारत रत्न से सम्मानित हैं। उनकी ईमानदारी की आज भी जो है वो छाप है। और उन्होंने कहा था सबसे पहले अगर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और मैं समझता हूँ कि उनकी एक सोच थी कि शोषित वंचित लोगों को जब तक आगे नहीं लाया जाएगा तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाति नहीं जमात बनाइए। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग जिस मोस्ट बैकवर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 72 जातियाँ आती हैं। नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लोहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, रबारी, डे, ये जो जातियाँ हैं, ये अलग अलग जातियों में बंटने के कारण जो है पूरे प्रदेश में है। अलग अलग जातियों में बंटने के कारण आज तक, जैसा कि मैंने बताया, 30 ML ही बना पाए 66 के बाद में 1148 विधायकों में। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यही कहा था कि जाति नहीं जमात बनाइए। और हम वर्ग की बात करते हैं क्योंकि देखो, जब तक हम 32% वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग, और जब 32% वर्ग जो है, एक पार्टी अगर उनको महत्व देती है, एक पार्टी अगर उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करती है, तो वो वर्ग भी जो है वो सीधी सी बात है, नेचुरलिटी है ये, कि भी वो वर्ग भी उसके साथ में लग जाता है। इसके अलावा ये तो हुई सैन समाज, अति पिछड़ा वर्ग की बात। इसके अलावा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, 7 बास क्षेत्र, वैसे तो पूरा हांसी क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, लेकिन 7 बास जो क्षेत्र है, अभी जब लोकसभा चुनाव हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जो है लगभग 35 बूथों की जिम्मेवारी दी गई थी, जिसमें 10 गांव थे। उन 10 गांव में अगर मैं पूरे हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो उन 10 गांव में सबसे ज़्यादा जीत उस क्षेत्र से हुई है जो मेरा अपना क्षेत्र है। इसके अलावा मुजादपुर मेरा अपना गांव है, जिसको मैंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। आज नहीं, आज से करीबन 7 महीने पहले 31 दिसंबर को हमने पूरा गांव इकट्ठा किया था। उनसे मैंने आशीर्वाद लिया, उनसे मैंने सहमति ली कि आप लोग अगर कहो तो मैं कुछ तैयारी करूं, क्योंकि वैसे तो मैं पार्टी के साथ काम कर ही रहा था। पीछे भी मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया था। एक गरीब घर से मैं रखता हूँ। मैंने भी गांव वालों को कहा था कि मेरी कमियां हैं, मेरी अच्छाइयां हैं, बाहर के लोगों से बेहतर आप लोग मेरी अच्छाई और कमियां जानते हैं। मैं हमेशा से ही समाज के बीच में रहा हूँ, सामाजिक कामों के लिए आगे खड़ा रहा हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें, अगर आप लोग इस आशीर्वाद दें तो मैं कुछ तैयारी करूं। तो पूरे गांव ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि आप लोग अगर आप टिकट लेके आते हैं तो पूरा गांव चंदा भी एकत्रित करेगा, आपका चुनाव लड़ने का भी काम करेगा और पूरे हल्के में जाने का काम करेगा। फिर मेरा जो बड़ा गांव है, जिस गांव से हम जाके, देखिए पहले क्या होता था कि भी जिस गांव में जिस प्रकार से हमारी जो समुदाय है, नाई जो जाति है, जिस गांव में काम करने वाले नहीं होते थे तो गांव में क्या होता था, पहले ला के बसा लिए जाते थे ताकि वो काम कर सकें। तो मेरा खुद का जो गांव है वो उमरा गांव है। पहले मेरा उमरा गांव था, मेरा पूरा परिवार उमरा गांव में रहता है। मेरे दादाजी मुजादपुर गांव में चले गए थे, तो फिर मैंने उमरा गांव को इकट्ठा किया था, 36 बिरादरी को इकट्ठा किया और उमरा गांव से भी यही कहा कि भाई अगर आप लोग इजाज़त दें, अगर आप लोग इस आशीर्वाद दें तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो पूरा गांव ने वहाँ पे भी इकट्ठा होके आशीर्वाद देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जब ये लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उमरा गांव ने पूरे हाशिया क्षेत्र के सबसे बड़ी जीत देने का काम उमरा गांव ने किया।
और ऐसे ही उमरा गांव ने भी कहा कि आप लोग केवल उमरा और मुजादपुर की बात ना करिए, हम गांव-गांव जाएंगे, शहर में जाएंगे और आपके लिए काम करने का काम करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि भी मैं पार्टी का वफादार हूं, पार्टी का डेडिकेटेड हूं। तो पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा हरियाणा प्रदेश में एक अलग वो बनेगी। दूसरी बात मेरा एक और मानना है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं भागीदारी न्याय की, अति पिछड़ा वर्ग को आज तक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि जो कभी परंपरागत वोट होता था कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा वर्ग, उसको जितनी लीडरशिप देनी चाहिए थी वो लीडरशिप उसको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी अति पिछड़ा वर्ग को जो आज तक कभी दी ही नहीं थी, किसी भी पार्टी ने नहीं दी थी लोकसभा की टिकट, वो अति पिछड़ा वर्ग को देने का काम किया आदरणीय राज बब्बर जी के रूप में गुड़गांवा से। तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी जो एक विचार को लेके चले हैं, जाति जनगणना को लेके चले हैं, भागीदारी न्याय को लेके चले हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जब इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी नाम जरूर आएगा। अगर कांग्रेस की बात करें ना तो राहुल गांधी ही कांग्रेस हैं, और राहुल गांधी के साथ आप अक्सर देखे गए हैं, काफ़ी सारे जो कैंपेन होते हैं उनमें नज़र आते हैं। दीपक बावरिया वगैरह हैं, उनके साथ आपकी अच्छी उठ बैठ है। तो कोई टिकट को लेकर कोई ऐसी पुख्ता सी चर्चा हुई है कभी? नहीं, देखिए पार्टी की बात होती है, देखो व्यक्ति से बड़ा जो है ना संगठन है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बड़ी है और योगेंद्र योगी कुछ नहीं है उसके सामने। हाँ, मैं पार्टी का एक अंश हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और वो जिस तरह की मीटिंग होती हैं तो वो पार्टी को कैसे मजबूत करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, किस प्रकार से सभी वर्गों को आगे करें। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का कि मैं जब उनकी दया दृष्टि से, उनकी कृपा से उन्होंने वहाँ तक भेजने का काम करा, राहुल गांधी जी से मिलवाने का काम किया। और राहुल गांधी जी के सामने भी हमने यही मुद्दे रखे थे अति पिछड़ा वर्ग के, कि इनके लिए क्या क्या योजनाएं बन सकती हैं, इनको राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि देखिए ये देखने में आया कि आज तक ये वर्ग जो है वो आज तक भी वंचित है, शोषित है। राजनीतिक रूप से तो पिछड़ा हुआ ही है, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत पीछे है। क्योंकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण प्राप्त ना होने की वजह ये रही कि ये लोग राजनीति में पिछड़ते ही चले गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी सड़क से लेकर संसद तक इस वर्ग की आवाज़ को उठाया है ना, चाहे वो कर्मी लेर की बात हो, चाहे वो भागीदारी की बात हो, उन्होंने हर मंच पे इस बात को उठाया। और मुझे खुशी है दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब महिला आरक्षण दिया गया तो उस वक्त ये मांग उठाई कि भी जो महिला आरक्षण दिया गया इसमें ओबीसी को भी कोटा होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कोटा होना चाहिए। यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसमें ओबीसी को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और इसके साथ के साथ एक बात और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने कही, दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि जब तक राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो कामगार जो लोग हैं, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं, उनको जब तक राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिलेगी, राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग आगे नहीं आ सकते। तो मुझे खुशी है कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो सही रूप से सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्योंकि जब पिछले 10 साल का शासनकाल रहा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ये एक सोच थी कि जो जातियाँ आज तक वंचित हैं, शोषित हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए। उन्होंने ही मिट्टी कला बोर्ड बनाने का काम किया, उन्होंने ही हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि और इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, पिछड़ा वर्ग के लोग थे, जो कर्जा माफ़ करने का काम किया, इनके छात्रों छात्राओं को वजीफ़ा देने का काम किया, प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। और उस आरक्षण का नतीजा ये रहा कि आज जो HCS सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी मेरे समाज से दो HCS सेलेक्ट हुए हैं। तो इस खुशी की बात है
कि उन्होंने जो एक खाका खींचा था, आज उसके ऊपर काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सही रूप से अगर मैं कहूँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही पिछड़ा वर्ग का भला कर सकते हैं। अच्छा, बात करें हांसी के विकास की तो विनोद भैणा यहाँ से एमएलए हैं, तो वो तो दावा करते हैं कि हमने इतने विकास करवाए हैं, हांसी में ज़रूरत ही नहीं है और किसी काम की। क्या कहेंगे आप इसमें? चलो, दावा उनका दावा ही रहेगा। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था, 10 साल का शासनकाल रहा, उस 10 साल के शासनकाल में चाहे वो सब्जी मंडी बनाने की बात हो, चाहे वो बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाने की बात हो, पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा वाटर टैंक हांसी में बना, चाहे वो शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क बनाने की बात हो, चाहे वो अभी जो रेल लाइन शुरू हुई है, वो शुरुआत तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करके गए थे। हांसी में रोहतक रेल लाइन, उसकी बात हो, चाहे वो बाईपास बनाने की बात हो, मतलब मैं अगर काम गिनाता रहूं तो मतलब है ना, शाम तक काम गिना सकता हूं मैं। चाहे वो स्टेडियम बनाने की बात हो, और अब मैं पूछता हूं कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में 70,000 करोड़ जो है वो कर्जा था हरियाणा प्रदेश का, लेकिन वो कर्जा तो लगभग जो है वो 3 लाख करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। और उस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम करवाए थे, वो मैं काम अगर थोड़ी सी झलक आपको बताऊं, वो 4 थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम हुआ, जिसमें यमुनानगर, फतेहाबाद और अपने खेतगढ़, झाड़ली, ये थर्मल पावर प्लांट लगे। इसके अलावा बल्लभगढ़ तक जो है वो मेट्रो आई, उधर गुड़गांव तक मेट्रो आई, इधर बहादुरगढ़ तक मेट्रो आने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। लगभग जो है वो दर्जनों यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया। अगर हिसार की बात करूँ, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और IIMT, IIM, मतलब इतने काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में किए। लेकिन इन 10 वर्ष का जो बीजेपी का टर्नओवर रहा है, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के तो मैंने इतने काम गिनवा दिए, ये एक काम भी गिनवा दें, एक काम गिना दें। कोई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, कहीं तो नज़र आए। और हांसी का तो आप देख सकते हैं, जब अगर थोड़ी देर भी बारिश, एक बादल भी टपका टपकी भी कर देना तो भी हांसी का बस स्टैंड भर जाता है। हांसी का बस स्टैंड नहीं है, पूरी हांसी पानी में तैर जाती है। तो और बात करते हैं 1000 करोड़ लगाने की, मैं समझता हूँ कि आदरणीय विनोद भैणा जी ने अपने गिरहबा में झांकना चाहिए और सही रूप से ये सोचना चाहिए कि आखिर मेरी हांसी की ऐसी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि वो 10 साल तक जो है वो विधायक रहे हैं। अच्छा, बात करें जो लोकसभा चुनाव पीछे जो गए हैं, उनमें हांसी ने बीजेपी को जिताया है, तो ऐसे में कहाँ आपको संभावना नजर आ रही है कि कांग्रेस मतलब बना पाएगी वो माहौल? नहीं, क्यों नहीं बना पाएगी, बिल्कुल बना पाएगी। अब ये तो बात करते थे, देखिए कांग्रेस ने कितना बदलाव किया है। कांग्रेस ने बदलाव ये कहा कि ये जो लोग बात करते थे कि भी हम जो है 25,000 से जीतेंगे, हम जो है 30,000 से जीतेंगे, और मैं तो जब हम अपने बड़े नेताओं को बताते थे, जब आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी को हम बताते थे कि जी 8-10 बोला 8-10 होंगे, 20 बोला 15-20 तो कौन हो गए, अरे 15 तक भी कोई दिक्कत को नहीं, 20 तक भी कोई दिक्कत को नहीं, फिर भी आपा जीता। हाँ, तो यानी कि उनके मन में ये था कहीं ना कहीं कि जो है वो 20,000 के लगभग जो है हांसी हार सकती है। लेकिन सभी साथियों की, पूरी टीम की संगठित जो तरीके से जो काम किया, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब ने मिलके काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि वो जो 20 के जो बातें करते थे बीजेपी के लोग, आज वो 6600 पे आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि फिर भी कुछ झांसे में लोग रह गए थे, लेकिन अब जो है वो पूर्ण रूप से लोग समझ चुके हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का समय है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, तो हांसी भी उसमें हिस्सेदारी चाहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बदलाव की बयार है, हांसी भी तैयार है।
अच्छा, कुछ एक ताज़ा घटनाक्रम है, उन पे अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अभी हाल फिलहाल की बात करें, हांसी में एक मर्डर हुआ है और उससे पहले हिसार में गोलियां चली, फायरिंग हुई। इससे पहले एक कपल की हत्या यहाँ हुई हांसी में। तो ये जब जो कानून व्यवस्था जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कमेंट है? देखिए, कानून व्यवस्था तो मैं ये कहता हूँ कि पूरा हांसी की बात नहीं, हिसार की बात नहीं, बल्कि कल गोहाना में भी हुआ, उससे पहले सोनीपत में गोलियां चली, उससे पहले करनाल में एएसआई की हत्या हुई। न जाने हर रोज़ जो है वो अगर आप आंकड़े देखोगे तो 3 हत्याएं जो है हरियाणा प्रदेश में हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है आमजन में जो भय और डर का जो माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। और इस वक्त पे एक सख्त डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में अपराधियों ने या तो हरियाणा छोड़ दिया या दुनिया छोड़ दी, इस प्रकार के कदम उठाने होंगे। अन्यथा लोग आज जो है वो बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिला हों, पुरुष हों, जो भी है, आज व्यापारी किस प्रकार से उनसे फिरौती मांगी जा रही है, किस प्रकार से डकैती डाली जा रही है, इससे इतना भयभीत है। मैं देख रहा था हांसी में, कल भी हमने यहाँ रोष मार्च निकाला था, आज भी रोष मार्च निकाला है। तो लोगों में एक जो चेहरे देख के लग रहा था कि ये अपने आप को बहुत डरा हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पास भी गृह विभाग है, तो उनको नैतिकता के आधार पर यह सोचना चाहिए। अगर उनकी जिम्मेवारी को वो खरा नहीं उतरते तो मैं समझता हूँ कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, कई विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन पे ईडी की जो रेड है वो पड़ी है हाल फिलहाल की डेट में ही, तो उस पर आपका कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा। कर्नाटक के जो चुनाव हुए थे उससे ठीक पहले भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन पे रेड पड़ी थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो काम है इनका, ये डराने का। ये देखिए, ये ओछी राजनीति है, कांग्रेस ने ये कभी नहीं की। ये जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, जो भी संस्थाएं हैं, उनका जो राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं के घर पे ईडी क्यों आती है? क्या जब वो लोग, जो नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे होते हैं, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो दूध के नाए हो जाते हैं? क्या वो गंगा में डुबकी लगा लेते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो द्वेषपूर्ण और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की जनता जो है वो पूरी तरह से समझ चुकी है और पूरी तरह से जागरूक है इस मामले में, और उनको पता है कि इस प्रकार के हथकंडे सरकार जो है वो अपनाएगी। लेकिन जनता ने एक मन बना लिया है और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा। योगी भाई, किरण चौधरी आपकी पार्टी की अच्छी खासी लीडर रही, सोनिया गांधी की बेहद करीबी मानी जाती थी, आजकल बीजेपी में हैं, तो उनके जाने का कितना फ़र्क आप मानते हैं कांग्रेस में पड़ेगा? देखिए, मैं कहता हूँ कि पार्टी में रहकर पार्टी से गद्दारी करने से तो बेहतर है कि वो यहाँ से चली गई। अब हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कम से कम देखो, पीठ पीछे कोई वार करे और एक सामने से करे तो सामने वाले वार से तो सजग हो जाता है आदमी, और जब पीठ पीछे वार करे तो सजगता नहीं होती, पता नहीं होता। तो ये गद्दारी से तो बेहतर है कि वो सामने आके लड़ रहे हैं। अब हरियाणा की जनता बता देगी, तो शाम की जनता बता देगी, भिवानी की जनता बता देगी कि वो कितनी बड़ी लीडर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही उनको सब कुछ दिया है। आज अगर किरण चौधरी की जो पहचान है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अच्छा, बात करें हांसी की, तो टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त, पूरा आश्वस्त हूँ भाई, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि पार्टी मेरी निष्ठा को देखते हुए, मेरा काम को देखते हुए, और मेरे जो भी मैंने पार्टी के लिए त्याग किया है, जो पार्टी के लिए काम किया है, उसका नतीजा ज़रूर मिलेगा, उसका वो आशीर्वाद रूप में मुझे ज़रूर मिलेगा। चलो, परमात्मा अगर आपको ऐसा मौका देता है, आप विधायक बन जाते हैं इस एरिया से, तो कम शब्दों में मैं चाहूँगा कि प्राथमिकता के तौर पे आप क्या काम करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी तमन्ना लिए बैठे? देखिए, मैं 5H पर काम ज़्यादा करना चाहूँगा। 5H: हेल्थ, हाइजीन, हारमनी, ह्यूमन वैल्यू, होम फॉर होमलेस। इन 5H पर काम करने का मेरा विचार है कि जब तक देखो, हेल्थ सबसे ज़रूरी है, शिक्षा सबसे ज़रूरी है,
और जो मानवीय मूल्य हैं, जो आपसी प्रेम और प्यार है, वो सब में होना चाहिए। जो एक सामाजिकता है हमारी, जो हमारी सदियों का जो भाईचारा है, जिस प्रकार से बीजेपी ने उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है, जातिवाद में बांटकर, धर्म में बांटकर। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये आपस में एक सामंजस्य हो, सभी जाति बिरादरी धर्मों में एक प्यार हो, प्रेम हो। तो इस तरीके के कार्यक्रम मेरा खुद का ये एक विचार भी है और एक विज़न भी है कि जहाँ हम रहें वो सब प्यार से रहें, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई भाई, वो सब सारी चीज़ें। योगी भाई, सैन समाज का आपने एक बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें आप शामिल रहे। कोई ऐसा कार्यक्रम भी करने वाले हैं जिसमें आप इस हलके की ताकत दिखा पाएँ? आपके साथ कितनी है जिसमें हुड्डा साहब शामिल हों या कोई ऐसा सेंटर का कोई नेता हो? देखिए, अभी तो कोई योजना नहीं है। अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी लगाएगी तो ऐसा भी ज़रूर करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये क्राउड फंडिंग से चल रहे हैं। योगेंद्र योगी तो आज भी वही है, मेहनत और मजदूरी करने वाला, कल भी वही था, आगे भी वही रहेगा। मैं तो अपना तो सेवा भावना है। देखो, आप मेरे से बचपन से वाकिफ़ हैं। जब मैं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता तो हम नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े। मुझे आज भी याद है कि मैं गांधी बनता था और उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर गांधी का रोल करता था। हमने गांव में सफाई अभियान चलाए, पेड़ पौधे लगाए, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाए, और जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, इन चीज़ों को लेके गांव-गांव जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जो आज ज़रूरत थी लोगों में, सबको जानने का हक है। तो ये कांग्रेस की देन थी, एक मजबूती बनाने के। चाहे वो भोजन का अधिकार की बात थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने शुरुआत से स्टार्ट की। फिर उसके बाद जो है स्कूलों में, कॉलेज में, जेल में जो तनाव से मुक्ति हेतु योग ध्यान के कार्यक्रम हमने चलाए। और उसके बाद जो है हमारा ध्येय ये रहा कि भी मैं सैन समाज की भागीदारी करवाऊँ। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे केस क्राइम कौशल विकास बोर्ड बनवाया, उसका गठन करवाया। उसके बाद हमारा जो BCA के लिए जो योजनाएं हैं उसके लिए अधिकार पद यात्रा की, OBC महापंचायत की मुहिम में एक बड़ी सारी। और मेरे क्षेत्र के लिए कुंवारी गांव में 62 गांव का एक पानी आंदोलन था चौटाला सरकार में। उस पानी आंदोलन में अहम रोल अदा करा। जब मैं बहुत बच्चा था उस वक्त भी हम जो है वो भूख हड़ताल पे बैठते थे, आंदोलन करते थे। मुझे आज भी याद है कि हज़ारों हज़ार लोग जो है वो उस टाइम पे अनुराग रस्तोगी हमारे उपायुक्त होते थे हिसार के, हज़ारों हज़ार लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने गए। और जब मैंने माइक थामा, उस वक्त मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो मैंने कहा कि अगर मेरे गांव की जो प्यास नहीं बुझाई गई तो ये योगेंद्र योगी 20 दिसंबर को आत्मदाह करने का काम करेगा। और मुझे खुशी है कि उस वक्त मेरी इस घोषणा के बाद जो है वो सरकार चेती और पानी का प्रबंध किया। तो बचपन से ही मेरा एक ध्येय रहा है कि मैं लोगों के लिए जीऊँ। तो योगी नाई को आपने सुना, और इस एरिया में अगर बात करूं तो स्लोगन आपको मिल जाएंगे, योगी नाई मारा भाई नाम से। बाकी इनके दिल में क्या है वो आपने सुना। इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।